Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sanu Non-Stop। तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है कश्मीर वॉर हिस्ट्री कनेक्ट के चैनल की वीडियो है। इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वॉर की सारी हिस्ट्री जो है वो बताई गई है और काफी चीजें मुझे नहीं पता होंगी, काफी चीजें आपको भी नहीं पता होंगी। तो चुप करके वीडियो को आराम से आप लोगों ने देखना है, स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। और साथ साथ वीडियो के लास्ट में जो है हम लोग बहुत ज्यादा बातें करेंगे और इसके बारे में साथ साथ भी बातें करते रहेंगे। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें भारतीय सेना ने बिना पाकिस्तान के अंदर घुसे ही वहां के कई आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए। अपनी एयर स्पेस यूज करते हुए भरपूर इस्तेमाल किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि ना तो सिविलियंस की हत्या हुई और ना ही सेना को कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सोचिए अगर ये सब 1947 में होता तो, लेकिन तब ये सब था नहीं जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ा। टेक्नोलॉजी ये साल था 1947। भारत अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि कश्मीर का क्या होगा। किसी को नहीं पता था कि धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर जल्दी ही कई लोगों के लिए जहन्नुम बनने वाला है। अक्टूबर महीने की 22 तारीख से जब कश्मीर में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तब से ही पाकिस्तान की ओर से कबायली लड़ाकों ने बॉर्डर को पार किया। वास्तव में इन हजारों कबायलियों के भेष में ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो जम्मू और कश्मीर में घुसकर कत्लेआम करने लगे थे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जो आज़ाद कश्मीर का सपना लेकर इसे एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, उनके सपनों को कबायलियों ने तबाह कर दिया था। ये सब देखकर उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करा दिया। अब कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक बन गए थे। भारत के बड़े मरते हैं कश्मीर में ना। इस मुहिम ने नींव डाली थी भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध की। करीब 1 साल चली इस जंग में भारत के सैनिकों ने कश्मीर के बहुत से इलाकों से कबायलियों को खदेड़ दिया, लेकिन फिर भी भारत इस जंग के बाद भी सिर्फ 2/3 हिस्से को अपना बना पाया और एक दूसरा हिस्सा बनकर आता है पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि भारत और कश्मीर का युद्ध कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की एक लंबी दीवार बन गया। इस कहानी में कई पहलू हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल और इंटरनेशनल। हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच के जंग की जड़ें 1846 की अमृतसर संधि में मिलती है। इस संधि में महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश सरकार ने जम्मू कश्मीर स्टेट सौंप दिया। इस संधि से कश्मीर में डोगरा राजवंश का उदय हुआ। इस राजवंश ने अगले 100 से भी ज्यादा सालों तक कश्मीर पर रूल किया। महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर घाटी, जम्मू, पुंछ, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक विशाल रियासत की नींव रखी थी। इस राजवंश में 4 बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए और इन 4 शासकों में सबसे आखिरी थे महाराजा हरि सिंह। वही हरि सिंह जिन्होंने 1925 से 1949 तक शासन किया, यानी कि यही डोगरा राजवंश के आखिरी शासक भी थे। अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इस आज़ादी में ही बंटवारे का दर्द भी साथ में मिला था। भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और उसमें से एक नया देश पाकिस्तान बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनके राज्य की करीब 75% आबादी मुस्लिम थी। ये हालत हैदराबाद के निजाम से ठीक उल्टी थी, जहां पर राजा तो मुस्लिम था लेकिन प्रजा में बहुसंख्यक हिंदू थे। यही वजह है कि जिन्ना की नज़र इस स्वर्ग पर भी थी। 24 अगस्त 1947 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना टीबी और लंग्स की बीमारी से थक चुके थे। वो कश्मीर में कुछ दिन आराम करना चाहते थे। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को इंतजाम करने के लिए कश्मीर भेजा, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात नहीं की। उस वक्त तक जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। जिन्ना को लगता था कि 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करेगा। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 5 दिन बाद लौटे कर्नल बर्नी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में अपने कदम तक रखें, एक टूरिस्ट के तौर पर भी नहीं। जिन्ना समझ गए कि कश्मीर को लेकर जैसा वो सोचते हैं, हालात उससे बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं।
जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए। कुछ वक्त बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर गए और अपने नोट में उन्होंने लिखा, जब भी मैंने विलय की बात करनी चाही, महाराजा ने विषय बदल दिया। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने तय किया कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि आज़ाद रहेगा। हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह के मुताबिक भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था, जो महाराजा को पसंद नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था, उसके साथ जाना भी ठीक नहीं था। हरि सिंह ने आज़ाद रहने के बारे में तय कर लिया था, लेकिन सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरि सिंह से कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कई सीक्रेट घुसपैठों की शिकायत की। 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र में नेहरू लिखते हैं, कश्मीर की सिचुएशन और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारियां कर रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा। उससे पहले ही कुछ कर लिया जाना चाहिए। पंडित नेहरू का डर सही भी साबित हुआ जब 22 अक्टूबर को कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी कश्मीर में घुस आए। 1947 की ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये जंग पाकिस्तान की एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन गुलमर्ग नाम का कोड भी दिया था। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान ने अपनी आत्मकथा रेडर्स इन कश्मीर में लिखा था कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कश्मीर का पाकिस्तान में मिलना एक अनिवार्यता थी। यानी पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर को उसके साथ ही होना चाहिए। पाकिस्तान ने फिर कश्मीर को मिलाने के लिए 22 अक्टूबर 1947 के दिन जम्मू कश्मीर की सीमा को पार कर लिया। ये एक मिलिट्री अटैक था और पाकिस्तान इसे एक कॉमन लोगों के विद्रोह की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान अपनी फौज को इस तरह से पेंट करने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कबायली हैं, जो जम्मू में रहने वाले मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने आए। लेकिन क्या सचमुच कबायली यही करने आए थे? जवाब है नहीं। ये हमला धार्मिक मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि लूट और बर्बरता के लिए किया गया था। और इस बात को जानने समझने का सूचना तंत्र या टेक्नोलॉजी उस वक्त कश्मीर के पास नहीं थी। श्रीनगर की ओर बढ़ते हुए कबायली बारामूला शहर में रुक गए। यहाँ उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख, इस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने हिंदुओं, सिखों और यहाँ तक कि मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर लूटा और जलाया गया। महिलाओं का और अपहरण किया गया। फेमस फोटोग्राफर और पत्रकार मार्गरेट बर्के वाइट ने अपनी रिपोर्ट स्ट्रगल फॉर कश्मीर में लिखा है कि बसेस एंड ट्रक्स वुड कम बैक बस्टिंग विद डूर, और इसके साथ उन्होंने लिखा शूटिंग अप द प्लेसेस जनरली। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही थी। सीनियर जर्नलिस्ट वेद बसी, जिन्होंने उस दौर को नज़दीक से देखा था, बाद में वो लिखते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 1947 में जम्मू कश्मीर में भयंकर हिंसा हुई। उन्होंने साफ कहा था कि जम्मू में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर संहार किया गया और ये एक प्लान्ड कार्रवाई थी। कबायली जब बारामूला को बुरी तरह रौंदने के बाद श्रीनगर पहुंचने की कोशिश में थे, तब उन्हें मकबूल शेरवानी नाम का एक मुस्लिम नौजवान मिला, जिससे उन्होंने श्रीनगर का रास्ता पूछा। लेकिन शेरवानी उन्हें श्रीनगर की बजाय एक दूसरे ही रास्ते पर ले गया और 2 दिन तक उनको इधर उधर भटकाता रहा। उसका इरादा था कि पाकिस्तानी श्रीनगर तक ना पहुंच पाए या फिर उन्हें इतनी देर हो जाए कि तब तक कश्मीर को बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आ जाए। लेकिन 2 दिन तक भटकने के बाद पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस को एहसास हो गया कि शेरवानी उनको असल में बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए वो उसे वापस बारामूला लेकर आए और उसे खंभे से लटका कर 14 गोलियां मारी, जिससे उसका शरीर चूनी हो गया। उसकी बेरहम हत्या करके पाकिस्तानी घुसपैठिए लोकल जनता में दहशत फैलाना चाहते थे। आपको पता ही है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो उसकी वजह भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत के ही लोगों को गोली मार दी थी, वो भी धर्म पूछकर, ताकि उनको दहलाया जा सके। अपनी जनता को बचाने के लिए हरि सिंह के पास ढंग की सेना नहीं थी। इसीलिए घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी। भारत ने भी मदद करने से पहले एक शर्त रखी। कश्मीर को भारत ने विलय का कानूनी दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करना होगा।
महाराजा हरि सिंह जो श्रीनगर छोड़कर जम्मू कश्मीर भाग गए थे, उन्होंने आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को इस दस्तावेज पर साइन कर दिए। इस साइन के बाद से कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया और इसके चलते कबायलियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास आ गई। 27 अक्टूबर 1947 को पहली भारतीय सेना यूनिट थी जिसे श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयरलिफ्ट किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय 1 सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। यह दिन भारतीय सेना द्वारा पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा की जरूरी स्ट्रेटजी को तुरंत समझ लिया। वो जानते थे कि श्रीनगर को बचाने के लिए कबायलियों को हवाई अड्डे से दूर ही रोकना होगा और इसीलिए उन्होंने पर्सनली टोही ऑपरेशंस और अपने ऑपरेशन को लीड किया जिसमें उनकी जान भी चली गई। उनके निर्णायक नेतृत्व ने हवाई अड्डे को सुरक्षित रखा। सोचिए अगर उस समय हमारे पास आज जैसी टेक्नोलॉजी और हथियार होते तो क्या होता, क्या हमारे इतने सैनिक मारे जाते। बहुत हालांकि मैसिव ये किस्म दौर की भी वो लड़ाई था हुई। जब भारत नई नई आज़ादी से उबर रहा था। इसी तरह से 3 नवंबर 1947 को जब पाकिस्तानी कबायली श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करने के करीब थे तो मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी को बड़गांव के पास तैनात किया गया। उनकी कंपनी 500 से ज़्यादा कबायलियों से घिर गई थी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर भागते रहे ताकि अपने सैनिकों को मोटिवेट कर सकें और मशीन गनर को कारतूस भर भर कर दे सकें। इस खूनी संघर्ष में 200 से ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया गया। बड़गांव की इस लड़ाई ने इंडियन आर्मी को रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए ज़रूरी वक्त दिलाया, लेकिन इस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। शहादत से पहले उनका ब्रिगेड मुख्यालय को आखिरी संदेश था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं, हम संख्या में बहुत कम हैं, हम पर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र सम्मान दिया गया। अगले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने बारामुल्ला को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर पुंछ की ओर कूच कर दिया। भारतीय जवान किसी तरह तक पुंछ में पहुंचने में कामयाब तो रहे, लेकिन वहां दुश्मन की घेराबंदी को पूरी तरह से हटा नहीं सके। कोतनी में भी इंडियन आर्मी की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्हें कोतनी को खाली करना पड़ा। हालांकि भारतीय सेना 13 नवंबर 1947 तक पूरी तरह से इस जगह को रिकैप्चर करने में कामयाब रही, जिससे श्रीनगर पर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह से टल गया। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी बारामुल्ला मुजफ्फराबाद रोड पर दुश्मन पर लगातार हवाई हमले किए और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच कबायली अपनी हिंसा को रोक नहीं रहे थे। सबसे बुरा हाल उन्होंने मीरपुर का किया था। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 25 नवंबर 1947 तक मीरपुर को अपने कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी आर्मी और कबायलियों ने यहाँ एक बड़े जेनोसाइड को अंजाम दिया। यहाँ उन्होंने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया और महिलाओं को किडनैप करके पाकिस्तान भेज दिया। वहाँ महिलाओं को रावलपिंडी के कोठों पर बेच दिया गया, जहाँ उनके साथ अत्याचार की हदें पार कर दी गई। लेखक MYFND और तेज के टिक्कू के अनुसार इस भयानक अत्याचार से मीरपुर की हिंदू महिलाएं इस कदर डर गई कि उन्होंने कबायलियों के हाथ लगने से पहले खुद को खत्म करना सही समझा और करीब 400 महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। ये युद्ध करीब 1 साल चला। 1947 और 48 के इस युद्ध में 1 साल में सेना कितना के कुछ 1100 हुआ होगा। से भी ज्यादा जवान शहीद हुए और 3154 सैनिक घायल हुए, जबकि पाकिस्तानी सेना के 6000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 14000 से ज्यादा घायल हुए। युद्ध की शुरुआत में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, खराब सड़कें और लिमिटेड एयर पावर के चलते भारतीय सेना को कुछ रिटेलिएशन में देरी हुई, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बहादुरी और देश के प्रति समर्पण के दम पर पाकिस्तान के सैनिकों और कबायलियों से एक साथ भिड़े वो और उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत बड़े पोर्शन से उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी टाइम पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कश्मीर विवाद को हमेशा के लिए एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। जब जम्मू एंड कश्मीर में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था, तब दिल्ली में लगने लगा था कि युद्ध लगातार खींच रहा है और कोई उम्मीद नहीं है कि शांति स्थापित हो। ऐसे में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कि सीरियस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी UN में ले जाने की सलाह दी। हालांकि पटेल लाइफ में राजमोहन गांधी लिखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें
विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में भी जा सकता है। लेकिन फिर भी तमाम बहसों के बाद पंडित नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। कई एनालिस्ट और मामले कौन से अभी भी सवाल सुलझे हैं? उठाते हैं। इतिहासकार स्टैनली वॉलपोर्ट के हिसाब से भारत की सेना तब तक बढ़त हासिल कर चुकी थी और अगर यह मामला यूएन में ना ले जाया जाता तो शायद पूरा कश्मीर भारत के कंट्रोल में आ जाता। इस फैसले के पीछे का तर्क ये था कि भारत इस विवाद को एक कानूनी और मोरल मंच पर रखना चाहता था। भारत ने दुनिया को यह बताना चाहा कि पाकिस्तान एक आक्रमणकारी राष्ट्र है जिसने एक संप्रभु राज्य पर हमला किया है। 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 47 पारित किया। इसने एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा ताकि कश्मीरी लोग फैसला कर सकें कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ रहना है। हालांकि इस प्रस्ताव में भी एक इम्पोर्टेंट शर्त थी। जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट तब होगा जब पाकिस्तान पहले अपनी सभी सेनाओं और कबायलियों की कश्मीर से हटाएगा। हालांकि भारत को अपनी सेना की एक मिनिमम प्रेजेंस बनाए रखने की इजाज़त थी। लेकिन दोस्तों, तब से लेकर आज तक कभी भी जनमत संग्रह नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना हटाई नहीं और इसी वजह से भारत ने कभी भी जनमत संग्रह नहीं कराया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र में जाने के भारत के फैसले ने अनजाने में ही कश्मीर को एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्शियल एरिया बना दिया, जिसे आज तक यूएन मान्यता देता है। आखिरकार 1947 में शुरू हुए इस युद्ध पर विराम लगा 1 जनवरी 1949 में और सीज फायर की घोषणा हुई। इस युद्ध विराम के बाद एक लाइन खींची गई जिसे 1972 के शिमला समझौते के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल या एनओसी का नाम दिया गया। इस युद्ध के बाद से कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर और दूसरा वो हिस्सा है जो है भारत का लेकिन उस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तब से लेकर आज तक ये समस्या चली आ रही है और आज तक सुलझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है, अगर 1947 में महाराजा हरि सिंह का फैसला अलग होता या उनका फैसला कुछ और पहले आ जाता या फिर कबायलियों ने हमला ना किया होता तो क्या आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ और होते? हो भी सकते हैं। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ओके गाइस, मैं एक चीज बोलना ये चाहूंगी कि जब पार्टीशन हुई थी ना, उस टाइम पे ही जो है वो ये मसला हल हो जाना चाहिए था कश्मीर का, जो कि स्टिल अभी तक हल नहीं हो पाया। ठीक है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा, इंडिया वाले कश्मीर कहते हैं हमारा, कश्मीरी कुछ लोग जो है वो कहते हैं नाम इंडिया के है नाम पाकिस्तान के है, हम कश्मीरी हमें अलग ही रहने दो। ठीक है, तो 3 तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो हर तरह जो है वो हर कहीं पर जो है वो हमारे सामने आते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये मसला कश्मीर जिस दिन हल हो गया ना, ठीक है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा एक मुआवजा हो जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। बिकॉज कश्मीर का मसला जो है ना वो बहुत बड़ा है और काफी टाइम से, जब से पार्टीशन हुई है तब से ये मसला जो है वो चल रहा है और तभी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मसला हल कर देना चाहिए था। एक छनछना जो है ना, झुंझुना जो है वो पकड़ा दिया है 2 बच्चों के हाथ में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के हाथ में, वो कह रहे हैं हमारा, वो कह रहे हैं हमारा। अगर तभी ये सारी चीजें हो जाती तो आज मामला इतने खराब ना होते, कश्मीरी लोग भी जो है वो आराम से सुकून से अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय इसके बारे में कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।